हेलो वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 30 नवंबर और शुरू करते हैं फिल्म स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज गुरु तेग बहादुर जी को लेकर है। दरअसल 28 नवंबर सोमवार को उनका शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 28 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन चांदनी चौक में, दिल्ली के चांदनी चौक में औरंगजेब ने उनका सिर कटवा दिया था, क्योंकि वो फोर्सिबल कन्वर्जन के अगेंस्ट थे। वो अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हो क्या रहा था कि औरंगजेब कश्मीर में कश्मीर पंडितों का धर्म चेंज करवाना चाहता था। तो इसलिए जो कश्मीरी पंडित थे वो गए थे गुरु तेग बहादुर जी के पास और उनसे शिकायत करी कि ये हमारा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहे हैं औरंगजेब। तो औरंगजेब को उसने साफ साफ चैलेंज किया था कि सबसे पहले आप मेरा धर्म चेंज करके दिखाओ। तब जाके औरंगजेब ने 1675 में दिल्ली में उनका सिर कटवा दिया था चांदनी चौक में। और तब से इसी दिन को शहीदी दिवस के रूप में हम याद करते हैं गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को। अगर हम गुरु तेग बहादुर जी को देखें तो वो 9th गुरु थे। सिखिज्म में टोटल 10 गुरु होते हैं। जो 11वें गुरु होते हैं वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, जो कि लिविंग गुरु माने जाते हैं। इनकी माता का नाम माता नानकी और पिता का नाम गुरु हरगोविंद जी था। जो सिख रिलीजन के 6th गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी थे, जो लर्नेड स्पिरिचुअल स्कॉलर भी थे, जिनकी कुछ जो हिम्स थे वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी जोड़े गए थे, जो कि हम सिखिज्म का मेन टेक्स्ट कहलाया जाता है। अगर हम सिख धर्म के गुरुज की बात करें तो सबसे पहले जो फाउंडेशन रखी थी किसने रखी थी? श्री गुरु गुरु नानक देव जी ने रखी थी। इन्होंने ही लंगर सेवा का फाउंडेशन स्टार्ट करा था। उसके बाद दूसरे गुरु थे श्री गुरु अंगद देव जी। इसके बाद तीसरे गुरु थे श्री गुरु अमरदास जी। चौथे गुरु थे श्री गुरु रामदास जी। पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी। छठे गुरु श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी, जो गुरु तेग बहादुर जी के पिता हैं। और श्री गुरु हर राय जी 7th गुरु थे। श्री गुरु हरकिशन साहिब जी ये 8th गुरु थे। श्री गुरु तेग बहादुर जी 9th गुरु थे। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी हमारे 10वें गुरु थे। इसके बाद जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब था, जो हमारा सेक्रेट टेक्स्ट माना जाता सिखिज्म का, वो 11वें गुरु थे और वो लिविंग गुरु माने जाते हैं। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज कश्मीर के पहाड़ी कम्युनिटी को लेकर है। क्यों न्यूज में ये? दरअसल सेवा ट्राइबल मार्च जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्ट्रीट एजिटेशन है। किसने लॉन्च किया था? गुज्जर कम्युनिटी और बकरवाल कम्युनिटी, जो जम्मू कश्मीर की। वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पहाड़ी जो लोग होते हैं कश्मीर में, उन्हें शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में ना जोड़ा जाए, क्योंकि वो उन्हें एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मानते हैं, ना कि ट्राइब्स मानते हैं। तो इसीलिए ये सेव ट्राइबल मार्च जो है वो इनको शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में जोड़ने के अगेंस्ट में था। हालांकि यह प्रोटेस्ट जो है वो कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स जो है एनसीएसटी, इसने रिकमेंडेशन दी थी कि पहाड़ी लोगों को भी एसटी की लिस्ट में शामिल किया जाए। और साथ ही साथ पट्टारी ट्राइब्स, कोलीस, गड्ढा ब्राह्मण्स, इनको भी एसटी लिस्ट में शामिल किया जाए। तो पहाड़ी जो है वो एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं। और जो गज्जर बकरवाल होते हैं वो मुस्लिम्स होते हैं। और जो पहाड़ीस होते हैं वो हिंदू और मुस्लिम के मिक्स पॉपुलेशन में आते हैं। कुछ पहाड़ीस हिंदू भी हैं और कुछ पहाड़ीस मुस्लिम भी होते हैं। अगर हम एसटी लिस्ट की बात करें तो जो शेड्यूल ट्राइब्स है उसको कौन रिकॉग्नाइज करता है? प्रेसिडेंट रिकॉग्नाइज करते हैं किसी भी स्टेट में। अगर वहां के गवर्नर से कंसल्टेशन करने के बाद वो नोटिफाई करते हैं कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो एसटी की लिस्ट में आती है, तो उसके बाद पार्लियामेंट जो है वो लॉ के तहत इस लिस्ट में किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ऐड करती है या फिर रिमूव करती है। हालांकि रिमूव बहुत कम होते हैं, जनरली ऐड ही किया जाता है ड्यू टू पॉपुलिज्म। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज ट्राइबल्स का कहाँ देखा जाता है? नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन में 40% ज्यादा जो परसेंटेज है वो ट्राइबल्स का है। अगर 20 to 40% का रेशियो देखेंगे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, तो ये परसेंटेज हमें ध्यान रखना होगा। और सबसे लीस्ट कहाँ मिलते हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, केरला। यहाँ पर जो ट्राइबल पॉपुलेशन की परसेंटेज है वो 5% से भी कम है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज पेरेनियल वेराइटी ऑफ राइस को लेकर है। कहाँ पे ये पेरेनियल वेराइटी ऑफ राइस उगाया जा रहा है? चाइना में। इस पेरेनियल वेराइटी ऑफ राइस का नाम क्या है? PR23। इसे कैसे उगाया जा रहा है? दरअसल जो ओराइजा सेटाइवा जो राइस की जो ब्रीड है उसे क्रॉस ब्रीडिंग किया जा रहा है पेरेनियल वेराइटी ऑफ अफ्रीका से। फिर जाके PR23 जो क्रॉप है वो ग्रो होती है। और पेरेनियल वेराइटी ऑफ राइस का मतलब ये है, इसे बार बार आपको ग्रो नहीं करना पड़ता। एक बार आपने उसको ग्रो कर दिया, सीड कर दिया, उसके बाद आप 4 साल तक 8 बार हार्वेस्ट कर सकते हो। तो इससे आपका लेबर बचेगा, आपकी सीड बचेगी, आपका मैन पावर बचेगा। और इंडिया में ऐसे भी जो पॉल्यूशन है, जो पराली जलाते हैं, उसमें भी कमी आ सकती है अगर हम इंडिया ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ले तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं? तो पहला बेनिफिट ये है कि इसे हर साल नहीं ग्रो करना पड़ता है। आप एक बार ग्रो कर दोगे तो 4 साल तक आप 8 बार इसकी हार्वेस्ट ले सकते हो, क्योंकि जो इसके रूट्स होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं।
दूसरा ये चीप पड़ेगा क्योंकि इसमें लेस लेबर की आवश्यकता है, सीड भी कम लगेगी और केमिकल इनपुट भी कम लगेगा, तो ऑब्वियसली इसकी जो प्राइस होगी वो कम होगी। और थर्ड है कि इससे क्या होगा, जो सॉइल का जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो बढ़ता जाएगा, तो जो सॉइल का डिग्रेडेशन देखने को मिलता है वो कम हो जाएगा। तो इंडिया क्या सीख सकता है? एक तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट राइस का प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, मतलब 40% जो राइस का एक्सपोर्ट करता है वो इंडिया अकेले करता है। तो इंडिया भी बहुत हद तक सेविंग कर सकता है इसमें, उसकी भी लेबर कम हो जाएगी, किसानों की सेविंग ज्यादा होने लगेगी। और एक लेसन इंडिया ये भी सीख सकता है कि कैसे आप जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो रिसर्च में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, तब आपको और ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी मिलती है, अच्छा बेस्ट प्रैक्टिसेस मिलती है जो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म कर सकती है, जहां पे आपको कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल सके, आपका वाटर जो रिक्वायरमेंट है राइस की क्रॉप के लिए वो कम किया जा सकता है। तो बहुत हद तक ये अच्छी चीज है अगर इंडिया इसको अडॉप्ट कर ले, और जो इन्वेस्टमेंट है हमारा रिसर्च में एग्रीकल्चर क्षेत्र में उसे हमें बढ़ाना होगा। तो ये इंडिया सीख सकता है। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज जीएम मस्टर्ड को लेकर है। क्यों न्यूज में है? दरअसल जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, जो कि टॉप मोस्ट कमेटी है जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती है उनको अप्रूवल देने के लिए, तो इसने क्या करा है कि जो जीएम मस्टर्ड के जो क्रॉप है DMH11 हाइब्रिड जो वेराइटी है उसे अप्रूव कर दिया है कि इसे टेस्ट किया जा सकता है। बट जो एक्सपर्ट है वो इसको लेके कंसर्न जाहिर कर रहे हैं कि इसका पूरी तरीके से जो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन वो हमें पता नहीं है, तो हमें इस पे जल्दबाजी नहीं करना चाहिए और ऐसे इसको अप्रूव नहीं करना चाहिए। तो जो जेम मस्टर्ड की जो वैरायटी है DMH11 हाइब्रिड, ये कैसे बनी है, किसने डेवलप करी इसे? दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स CGMCP ने इसके डेवलप किया है। कैसे डेवलप किया है? इसमें हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस यूज किया गया है जिसमें दो एलियन जीन्स को मस्टर्ड की वैरायटी में ऐड किया गया है। पहली जीन है बर्नेस, दूसरी है बर्स्टार। तो इस हाइब्रिडाइजेशन से ये DMH11 जेम मस्टर्ड तैयार किया गया है। इससे होगा क्या कि इसका जो यील्ड है वो 28% तक बढ़ गया है। जो हमारी मोस्टली जो वेराइटी होती है मस्टर्ड की वरुणा, उससे 28% ज्यादा इसकी प्रोडक्शन देखी गई है। बट हमें यहाँ पे ये देखना है कि आखिर जीएम क्रॉप से फायदा हमें क्या होगा और नुकसान क्या होगा। एक तो फूड सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएम फ्रूट क्रॉप आने से जब यील्ड ज्यादा बढ़ जाएगी तो आउटपुट ज्यादा बढ़ेगा, तो फूड सिक्योरिटी में हेल्प मिलेगी। इसका यील्ड ज्यादा होगा तो किसानों में इनकम ज्यादा होगी। इसमें कम पेस्टिसाइड का यूज होता है, हर्बिसाइड का यूज होता है, तो इससे इन्वायरमेंट को फायदा होगा। क्लाइमेट चेंज को फेस करने में आसानी होगी क्योंकि ये जो हार्श क्लाइमेट है वो भी फेस कर सकता है। और ऑलरेडी हमारे देश में बीटी कॉटन की हमने सक्सेस देख रखी है, तो इसलिए इसे अप्रूव दिया जाना चाहिए। पर इसके अगेंस्ट आर्गुमेंट क्या है कि हमें लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस नहीं पता है। हमें ये नहीं पता है क्योंकि अभी बीटी कॉटन जो उगा रहे थे, हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, कपड़े बना रहे थे, उसका कहीं भी हम यूज खाने में नहीं कर रहे थे। तो अब जब इसका यूज खाने में होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का, तब उसका क्या असर होगा ये हमें नहीं पता लॉन्ग टर्म में। और एक तो सेल्फ रिप्लिकेटिव ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब जब ये ग्रो हो जाते हैं तो ये सॉइल के साथ में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, क्या सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी वो भी हमें नहीं पता है ठीक से। और ये कॉन्टामिनेट हो सकते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे। और दूसरा ये कि जीएम क्रॉप्स की जो सीड्स होती है वो एमएनसी डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो जो हमारे जो फार्मर्स हैं वो एमएनसी के दबाव में आ सकते हैं, वो अपने मन मर्जी प्राइस पे सीड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और कंप्लीट कॉन्सिक्वेंस जीएम क्रॉप का अभी तक पता नहीं है। और बीटी कॉटन का भी ये बताया जा रहा है कि उसमें भी फार्मर्स को लॉस देखने को मिल रहा है क्योंकि अब पेस्ट अटैक देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो दोनों तरफ के आर्गुमेंट है जो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज वेट लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट को लेके है। आपको पता है कि जो एविएशन इंडस्ट्री है वो जो उसके बहुत से जितने प्लेन्स होते हैं उसमें आधे से ज्यादा लीज में लिए होते हैं, क्योंकि आप एकदम से अपफ्रंट पेमेंट करके, लमसम पेमेंट करके एयरक्राफ्ट इकट्ठे नहीं कर सकते क्योंकि बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है, अप डाउन आते हैं, इसलिए वो लोग लीज में रखते हैं। अब तो अभी ये न्यूज में इसलिए क्योंकि सिविल एविएशन जो मिनिस्ट्री है उसने इंडियन एयरलाइंस को ये बोला है कि आप वेट लीज में वाइड बॉडी प्लेन्स को लीज में ले सकते हैं एज ए वेट लीज। और ये इंडिगो ले रही है क्योंकि उसे बी 777 एयरक्राफ्ट चाहिए। तो अब ये ड्राई लीज और वेट लीज होता क्या है? वेट लीज में क्या होता है, जब आप किसी एयरक्राफ्ट को लीज में लेते हो तो उसके साथ में उसके इंजीनियर और क्रू भी साथ में आता है। पर जब ड्राई लीज में लिया जाता है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो एयरक्राफ्ट है वो रेंट पे लिया जाता है, बाकी इसके साथ में कोई भी टेक्निकल असिस्टेंस आपके साथ में नहीं आता है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए ले जाता है और ये लॉन्ग टर्म के लिए जब 12 मंथ से अबव अगर आपको यूज है तब जाके आप ड्राई लीज के लिए जाते हो, अदरवाइज आप वेट लीज के लिए जाते हो। डीजीसीए के लिए वेट लिस्ट को मॉनिटर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उसमें क्रू भी आते हैं, इंजीनियर्स भी आते हैं, तो वो ज्यादा मॉनिटर ठीक से कर नहीं पाते हैं। इसलिए अधिकतर वो ड्राई लिस्ट को सपोर्ट करते हैं। बट इस बार वेट लिस्ट जो कि डिमांड देख रहे हैं, एविएशन इंडस्ट्री कोविड के बाद वापस खुल रही है, तो इसलिए वेट लिस्ट को अलाउ कर रहे हैं। तो अगर ये टर्म अगर यूपी से पूछते हैं तो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज हिमालयन यॉक को लेकर है। तो ये जो पशु है इसे फूड एनिमल का दर्जा दे दिया गया है।
किसने ये दर्जा दिया है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हिमालयन योग को फूड एनिमल का टैग दे दिया है। इससे जो इनकी संख्या जो लगातार कम हो रही थी, तो उसको रोकने में मदद मिलेगी। क्योंकि अभी इनकी संख्या 58,000 है, से जो 2012 में जो संख्या थी उससे 25% कम। तो इनकी संख्या लगातार गिर रही है, इसलिए इसे फूड एनिमल का टैग दिया गया है। फूड एनिमल टैग देने से फायदा क्या होगा? इससे अब आपको इन पशुओं को आप घर में पाल सकते हो, इसके प्रोडक्ट को आप ऐसे फूड यूज कर सकते हो, इसे लाइवलीहुड की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके जो संख्या जो गिर रही है उसे कम करने में, उसे रोकने में मदद मिलेगी। तो हिमालयन योग जो है वो सोशो कल्चरल इकोनॉमिक रोल प्ले करता है जो नोमैड्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि इसका जो मिल्क है बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशनल होता है। क्योंकि वहां पर जो हिमालयन रीजन है वहां पे ज्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो नहीं सकती, तो जो नोमैड्स होते हैं वो ऐसे ही पशुओं पर डिपेंडेंट होते हैं। और रिसर्च बताती है कि इसका हिमालयन याक का जो मिल्क है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, बहुत उसमें एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, मेडिसिनल वैल्यूज होती है। इसके जो मिल्क से आप क्या क्या बना सकते हो? चुरकुम, चुरपे, घी, पनीर। तो हिमालयन योग को लेकर यूपीएससी अगर पूछे तो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अब एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी इज द एपेक्स रेगुलेटर ऑफ जीएम क्रॉप्स इन इंडिया। सेकंड है, इंडिया डज नॉट परमिट द कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ जीएम राइस। थर्ड है, GM seed companies must mandatorily obtain permission from the Genetic Engineering Appraisal Committee for conducting field trials of GM crops in India। तो इसमें कौन से स्टेटमेंट सही लग रहे हैं आपको? पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी इज द अपेक्स रेगुलेटर ऑफ जीएम क्रॉप्स इंडिया। ये बात सही है, क्योंकि जो भी हमारे जीएम क्रॉप्स होते हैं उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी ही मॉनिटर करती है और जो अप्रूवल देती है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इंडिया डज नॉट परमिट द कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ जीएम राइस। सही बात है, अभी हमने सिर्फ बीटी कॉटन को अलाउ किया है, जीएम राइस, जीएम मस्टर्ड इसे हमने अभी तक अलाउ नहीं किया है, परमिट नहीं किया है, ताकि फील्ड ट्रायल्स हो रही हैं, बट अभी तक हमने कमर्शियल कल्टीवेशन को हाँ नहीं बोला है, क्योंकि इसके हमें लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस हमें पता नहीं है। थर्ड है, जीएम सीड कंपनीज मस्ट मैंडेटली obtain द परमिशन फ्रॉम द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी फॉर कंडक्टिंग फील्ड ट्रायल्स ऑफ जीएम क्रॉप्स इन इंडिया। इसमें ये कैच ये है कि कभी जब आपको फील्ड ट्रायल्स करना होता है तो आपको पहले उस स्टेट की परमिशन लेनी होती है जहां पे ये फील्ड ट्रायल्स होने वाला है, तो वहां पे आपको मैंडेटरीली स्टेट की परमिशन चाहिए। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर है बी। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।